किस्से गलियारों के पेश करता है सादत हसन मंटो की लिखी कहानी नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको वो जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर धपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ गई और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। उस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सिर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, यह किसी दरवेश की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी कि जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहे हैं। यह कहकर उसने ठंडी सांस भरी और हुक्के का दम लगाकर फिर अपनी बात शुरू की। यह कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर ये लोग 1000 साल भी सिर पटकते रहें तो भी कुछ न होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या रूस वाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है। और हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि दरवेश ने यह बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब वो ये बताता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ्फुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो किसी गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। न मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर उसे वो लाश याद आ जाती हैं जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर अपना हल मार का सिगरेट पीते हुए हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर कोसा करता। ये मोटी गाली देने के बाद अपने सिर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर वो कहा करता, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रौब गांठते हैं गोया हम इनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा ना होता। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो तुम उनकी, कैसे कोढ़ हो रहा हो, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार, और गिटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल तो जी में आई कि मलऊन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि मुर्दार को मारना अपनी हतक है। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को अपनी खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर अपने दिल की भड़ास निकालने लगता। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ तो रगों में खून खौलने उठता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही।
दो मारवाड़ी जो कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुतल्लिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से नया कानून चलेगा, क्या हर चीज बदल जाएगी? हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहत हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, काफी आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा? यह पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां दिया करता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज उसने बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखा और अपनी बड़ी हुई मूछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बांगें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहा, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखा। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अपने अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। उसके सीने में एक अजीबोगरीब तूफान बर्पा हो गया। वो एक बड़ी खबर दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को वो अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन अड्डे में कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहती छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो उस नए कानून के मुतल्लिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ियों का अंदेशा, क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मसरत की एक लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूछों के अंदर हंसकर उसने उन मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों की खटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून इनके लिए खोलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था, खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद किया करता था, कि थुथनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज में कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं। और ये कहकर उसने बड़े मज़े से लेकर नए कानून के मुत्तलिक नत्थू गंजे से बातें शुरू की। गुफ्तगू के दौरान में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इस्तिराकी सरगर्मियों के मुत्तलिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। उसने नादानिस्ता तौर पर रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने आइन में जो नई तब्दीलियां होने वाली थीं उनको वो रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझ बैठा। कुछ अरसे के पेशावर और फ्रंटियर के दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक चल रही थी। उसने उस तहरीक को भी अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और नए कानून के साथ खल्त मल्त कर दिया। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फ़लाँ शहर में इतने बमसाज पकड़े गए हैं या फ़लाँ जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो उन तमाम वाक़ियात को वो नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी गई है न देखी गई है। सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं।
इसके बाद उन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू कुछ खास न समझ सका। उसने ख्याल किया कि वो लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। इसी ख्याल के ज़ेरे असर उसने कई मर्तबा उन दोनों बैरिस्टरों को हिकारत की निगाहों से देखा और अपने दिल ही दिल में कहा, टोडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दवी जवान में टोडी बच्चा कहता तो यह महसूस करके दिल ही दिल में बड़ा खुश होता कि उसने उस नाम को सही आदमी पर इस्तेमाल किया है, कि वो टोडी बच्चे और शरीफ आदमी में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। उसके नज़दीक टोडी बच्चा एक नाम था जो किसी शरीफ आदमी का नहीं हो सकता था। इस वाक़े के तीसरे रोज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तुलबा को अपने तांगे में बिठाकर मज़क जा रहा था कि उसने उन तीनों लड़कों को आपस में ये बातें करते हुए सुना। नए आईन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर मीम साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगहें निकलेंगी, शायद हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो ग्रेजुएट जो बेकार मारे मारे फिर रहे हैं उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वो उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून वो दिन में कई कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर खरीदा था। उस साज से जब वो नया नया था, जगह जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। उसके नज़दीक इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां व तांबा होना यकीनी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने अपने तांगे में बैठे बैठे जदीद आइन के हक में और खिलाफ बहुत कुछ सुना। जदीद आइन का जो तसव्वुर उसके जहन में कायम हो चुका था कायम रहा। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और उसको यकीन था कि नए कानून की आमद पर जो तब्दीलियां नजर आएंगी उनसे उसकी आंखों को जरूर ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और 1 अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफे मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर उसने तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल आया। उसकी तबीयत गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंगे के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सिर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नजर आ रही थीं। वो नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। घोड़े के टापों की आवाज़, काली सड़क, थोड़े थोड़े फासलों पर खड़े बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरुओं की झंझनाहट, बाजारों में चलते फिरते लोग, इनमें कौन सी चीज़ नई थी? जाहिर है कोई भी नहीं। लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी सब बंद हैं। बंद दुकानों से उसे तस्कीन न मिली। सुने सोचा, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा? जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रुऊनत से 9 बजाए। जो तुलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से अंदर जा रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने क्यों उनके कपड़े मैले मैले से नजर आए। इसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें किसी खैराकून जलवे का नज़ारा करना चाहती थीं। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं। लोगों की आमदो रफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों से लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थीं। बिजली के तारों पर कई कबूतर एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था,
ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी में गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन जरूर पैदा होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां काट न पा रहा था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नज़र देख ले, इसके बाद वो पैदा होता रहे। इसी गैर मगलूब ख्वाहिश के जेर असर उसने कई बार अपनी निढाल बीवी के पेट को दबा दबा कर और उसके ऊपर कान रख रख कर अपने बच्चे के मुतल्लिक कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा था। एक मर्तबा वो इंतज़ार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर बरस भी पड़ा था। तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है, उठ जरा चल फिर कि तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत आ जाए। यूं ताकता बने रहने से कुछ ना हो सकेगा। तू समझती है कि इस तरह लेटे लेटे तू बच्चा जन्म देगी। उस्ताद मंगू तबन बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगा दई उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर कहा करती थी, अभी कुआं खुदा नहीं है और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूसों के हंगामों और उनके गले में डाले गए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उसके नज़दीक वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जुलूस या जलसे में भीड़ के बायस 2-3 आदमी कुचले जाएं तो उसकी निगाहों में वो लीडर और भी बड़ा था। नए कानून को वो अपने जहन के इसी तराजू में तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उसने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली निशस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उसको किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आम तौर पर अगली निशस्त छोड़कर पिछली निशस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भागदौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतलिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इसी सोच विचार में गर्क था कि उसने महसूस किया किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो हाथ के इशारे से उसे बुला रहा था। जैसा कि बयां किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपनी नई सवारी को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो न दे और गोरे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो 14.5 आने खर्च हुए हैं इनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर अब उसने घोड़े को चाबुक दिखाया। आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बांगें खींचकर उसने टांगा ठहराया और पिछली निशस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? उसके सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई। गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी हो।
उसका सारा चेहरा हंस रहा था। उसने अपने अंदर ही अंदर उस गोरे को अपने सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की ओर गोरे की निगाहें चार हुईं, जैसे बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हो गई हों और आपस में टकराकर एक आतशी बगुला बनकर ऊपर को उड़ गई हों। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बांग के बल को खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा हो, और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें झाड़ रहा था, गोया वो उस्ताद मंगू के उस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से महफूज रखने की कोशिश कर रहा हो। गोरे ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करने का? वही है। ये दो लफ्ज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने फिर वो दो लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी, और उस खामखा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, उसे तौनो करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उसने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो इस मसलहत की बिना पर खामोश हो गया कि इस किस्म के झगड़ों में पुलिस और अदालत का नज़ला आमतौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उसके लहजे में चाबुक ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराईं। गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? हाँ 5 रुपये। उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भिंचकर एक वजनी घूंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों, चलते हो या बेकार बातें बनाओगे? उसका लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरे के जहन में पिछले बरस का वाक़ा मौजूद था, मगर वो उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई भूल चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उस्ताद मंगू की खोपड़ी फिर खुल जला रही है। उसने अपनी छड़ी बढ़ाई और उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बैंत की पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मर्तबा छुई। उसने बैठे बैठे पस्त कद गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता हो। दूसरे ही लम्हे उस्ताद मंगू उछला, फिर उसका घूंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे जदद में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। गोरा लड़खड़ा गया और उस्ताद मंगू ने उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। सजदरो मतहैयर गोरे ने इधर उधर सिमटकर उस्ताद मंगू की वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उस्ताद मंगू पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गोरे की चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया। वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जा रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही पकड़ फूं, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था। वो अपनी फैली हुई आंखों से हैरत ज़दा हुजूम की तरफ देखते हुए हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देख रहा था और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर भी वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, और उसको हवालात में बंद कर दिया।